हेलो एंड वेलकम बैक टू विन साइंस। अब ये है विन साइंस का शायद इस सेकंड सेकंड या थर्ड लेक्चर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला। तो यू आर वाचिंग विन साइंस और आज हम करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ख़त्म। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है वो जान लेते हैं 1 मिनट में। तो इससे पहले हमने पढ़ रखा है अम, पहला वाला पहला वाला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है। फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज़ स्वानंद एंड दिस इज़ विन साइंस। थोड़ा माइक का इशू हो सकता है शायद, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बहुत अच्छे से बहुत फोकस होके पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चीर फाड़ करके रख देंगे इस टॉपिक को, बिकॉज ये बहुत अच्छा टॉपिक है। फिजिक्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है। और क्या है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा सा इनर्शिया वाला पार्ट था, वो बस जानने वाला पार्ट था, इतना कुछ सीरियस नहीं था। लेकिन इस वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशंस आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज आधे लोग तो ऐसे होते हैं, 10th वाले या फिर 9th वाले, ये 9th वालों का है वैसे। तो आधे लोग तो ऐसे होते हैं, कैलकुलेशन देख के डर जाते, चौंक जाते। इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो शुरू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो पहले फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ रखा था, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया आखिरकार काम कैसे करती है। हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल रहे, ज़्यादा हिले डुले ना। तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू बीइंग एट रेस्ट। लेकिन एक बार आपने फोर्स लगाया, थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह चेंज कर देगा। अब पढ़ने वाले हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes. That is, the object gets an acceleration. We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied. Acceleration कैसे depend करती है force पे, and how we measure the force. तो इसका अभी ये ब्लैंक स्लाइड मैंने बस ऐसे ही लगा रखी है। लेकिन इनर्शिया मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अब हम जो एक्सटर्नल फोर्स वाला है ना, तो वो और जब एक्सेलरेशन में चला जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके बारे में कैलकुलेशंस वाला ये है सेकेंड लॉ। तो जो एक पहली बार देख रहे हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और जो पुराने वाले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से पढ़ेंगे। During the game of table tennis, if the ball hits the player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast moving cricket ball hits the spectator, it may hurt him. तो ये तो आपने देखा होगा, टेनिस का बॉल थोड़ा सा लाइट होता है, सिंगल टेनिस डबल टेनिस तो वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा दर्द नहीं करते जब वो किसी को लग जाए तो। लेकिन अगर क्रिकेट की बॉल पड़ गई तो शायद आदमी को बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है। अब देखो, एक तो होता है कि हमारा जो ट्रक होता है, ट्रक जब मतलब ऐसे रुका होगा तो उसको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ट्रक 1 मीटर पर सेकेंड की भी स्पीड से या फिर बहुत छोटी सी स्पीड से भी अगर आगे मूव कर रहा है ना, तो वो किसी आदमी को मार सकता है। तो 5 मीटर वाला भी किसी को मार दे। अब ये छोटी सी बुलेट होती है, लेकिन ये बुलेट एक ही बड़े से आदमी को भी चीर कर बाहर निकल जा सकती है। तो हमने इन सभी में क्या जाना कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसको ये टकरा जाएगी या फिर जो ये अपना फोर्स दूसरे में लगाएगी। तो दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी, इनसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मोशन पे और दूसरे ऑब्जेक्ट को जिनको ये जाके ठोक दे शायद। Similarly, if the object is to be accelerated, we know that the greater force is required to give the greater velocity. अब देखो क्या एग्जांपल दूँ। हाँ, स्कूल अगर आप एथलेटिक्स में रहे होगे, जैसे मैं था एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स में, तो वो जो ग्राउंड वाला जो रोलर होता है ना, वो रोलर, तो उसको स्टार्टिंग में ना थोड़ा धक्का देने, वो ग्राउंड को ऐसे फ्लैट बनाने वाला। तो वो जब आप चलो 2 लोग मानो पुश कर रहे हैं, तो 2 लोगों के साथ शायद वो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए। लेकिन अगर आप उसी जगह पे 7-8 लोग अगर पुश करने लगे,
तो ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा वेलोसिटी से वो भागने लग जाएगा. इन अदर वर्ड्स, देर देर अपियर्स टू exist some quantity of the importance that combines the object mass and its velocity. In other words, there appear there appear some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity. तो इससे क्या, तो मतलब अब ये तो समझ में आ गया कि फोर्स बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, या फिर अगर मास बढ़ाओगे, मतलब अगर बड़ा वाला मास होगा तो उसको ढकेलने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो एक कोई तो ऐसा कॉमन चीज़ होगा जो वेलोसिटी और मास से रिलेटेड है. तो मतलब कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा ही, ज़रूर होगा. तो वन सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जो मास और वेलोसिटी को कंबाइन करे, तो ऐसा है मोमेंटम. तो अब ये मोमेंटम चीज़ है क्या? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन. हमारे न्यूटन साहब ने मोमेंटम भी बताया. मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो हमारा जो मोमेंटम है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ये थोड़ा सा शेक कर रहा है बिकॉज ये टेबल थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट चीज़ पे है. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो मोमेंटम, हमारा जो मोमेंटम है इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो हम इस मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी लेटर से. तो पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है मोमेंटम. अब मुझे बताओ, चलो ये तो हम समझ गए कि मोमेंटम है कोई चीज़. तो अब आप कहोगे सर मोमेंटम तो है ठीक है, लेकिन क्या हर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है या फिर हर गाड़ी जो मूव कर रही है, तो क्या सभी का मोमेंटम सेम है, या फिर किसी का किस किस का ज़्यादा है, किस किस का कम है? तो जी हाँ, जिस तरीके से मास और वेलोसिटी चेंज होगा उसी तरीके से मोमेंटम भी चेंज होगा. तो अब आप कहोगे हाँ सर ठीक है, तो फिर क्या बुलेट का जो बहुत ज़्यादा हल्की होती है लेकिन उसका स्पीड ज़्यादा होता है, और एक हाथी का जो बहुत बड़ा होता है लेकिन मतलब वो धीरे धीरे चल पाता है, तो क्या उनका मोमेंटम सेम हो सकता है? शायद हो सकता है. अब मैं ये शायद क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मोमेंटम देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मतलब मोमेंटम बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, या फिर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा. तो इस तरीके से वाइस वर्सा चीज़ है. उसी तरीके से मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वेलोसिटी टू. तो अगर वेलोसिटी भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो मोमेंटम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी बिकॉज मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती. द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो अब आपको मैं यूनिट कैसे आती है वो मैं छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ बता देता हूँ. P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. अब मास का क्या यूनिट है? kg. जी हाँ kg. और ये वेलोसिटी का क्या है? मीटर्स पर सेकेंड. तो कुछ इस तरीके से इसी से मिल जाता है हमें kg मीटर पर सेकेंड. ये मिल जाता है हमें, ये हमें क्या मिल जाता है आप ही बताओ. चलो ये मिल जाता है यूनिट ऑफ मोमेंटम. Since the application of unbalanced force brings change in velocity of an object, it is therefore clear that force also produces change in momentum. मतलब क्या? फोर्स जो है ना, फोर्स चेंजेस मोमेंटम. फोर्स चेंजेस मोमेंटम. तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं. मतलब अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज होगा. अगर आपने कम फोर्स लगाया तो मोमेंटम ऑब्वियसली कम ही चेंज होगा. अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताने देना चाहूँगा. आगे से गाड़ी चल रही है, 2 मिनट के लिए चलो मान लेते हैं. आगे से गाड़ी एक चल रही है, रेसिंग कार. उसके पीछे से अगर किसी रेसिंग कार ने उसे धक्का दे दिया तो उसका एक मोमेंट के लिए मोमेंटम बढ़ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली क्रैश हो जाएगी, लेकिन मोमेंटम तो बढ़ जाएगा. अब इसी का एक एग्जांपल मैं बता देना चाहूँगा मोमेंटम वाला. हाँ, आपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अब मैं थोड़ा आर्मी लेवल का दूंगा. जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, तो कुछ इस तरीके का होता है वो. यहाँ पे आप एयरप्लेन लगा देते हो,
तो कैसा होता है ना, बहुत ज़्यादा एयरप्लेन का वेट होता है वो, शायद आपकी सबसे महंगी गाड़ी या फिर सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी आती है उससे भी ज़्यादा शायद थोड़ा सा वेट हो। तो इतने बड़े वेट को इतने छोटे से प्लेटफॉर्म पे अगर उसे उड़ाना है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा मोमेंटम देना होगा। इसीलिए इस मास को पुल करने के लिए अंदर में ना कुछ ऐसी डोरियाँ लगी होती है या फिर कुछ रोप्स लगे होते हैं, और वो रोप्स बहुत ज़ोर से स्लिंग शॉट कर देते हैं। मतलब स्लिंग शॉट में कैसे बताऊँ, वो गुलेल होती है ना, उसी तरीके से मोमेंटम एक झटके में बढ़ा देता है। मतलब फोर्स लगा के, अब देखो जब आप स्ट्रेच करते हो किसी चीज़ को तो आप फोर्स उल्टा लगा रहे हो, मतलब उसके अंदर भी फोर्स आ जाती है। तो वो फोर्स जब आप छोड़ते हो तो फोर्स की वजह से वो आगे स्टोन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे गुलेल की तरह यहाँ पे अटैच करके इसे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दी जाती है, तभी हमारा एयरप्लेन ऐसे छोटे से रनवे पे उड़ जाता है। तो ये भी आप समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा लेम एग्जांपल था मुझे लगता है, लेकिन कोई नहीं, आप समझ जाओगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर और एक पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी not only determines the magnitude of force but also the time during which the force is exerted। तो अब ये क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम सिर्फ हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता हुआ दिखता, तो हमें टाइम जितना लगा है ना, तो मतलब कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया गया है वो भी बता देता है। अगर आपने फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए लगा दिया तो ऑब्वियसली अब कंटिन्यू आप फोर्स लगाते जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मोमेंटम बढ़ना लाजमी है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए लगाया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 घंटे के लिए बहुत ज़ोर से फोर्स लगाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि किसी भी गाड़ी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए लगा दिया तो शायद गाड़ी एक टाइम तक स्पीड में जाए, फिर धीरे 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 स्पीड कम होती जाए उसकी। It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of the object depends on the time rate at which the momentum is changed। तो इसका मतलब क्या, तो फोर्स शायद इक्वल हो सकती है, मतलब जितना जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है ना जितने टाइम के लिए, उतना ही शायद वही फोर्स हो। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका सरनेम शर्मा है, तो अगर नहीं, चलो इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। हाँ, तो मैं इसके लिए इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद चेंज इन मोमेंटम किसी भी टाइम के लिए, चलो एक्स टाइम, मतलब चलो 10 मिनट के लिए लेते हैं, शायद यही फोर्स हो। मतलब अ, अगर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, हाँ चलो तो इस तरीके से अगर फोर्स ही चेंज इन मोमेंटम किसी टाइम के लिए है, तो शायद चेंज इन मोमेंटम किसी टाइम के लिए ही शायद फोर्स हो। मतलब अगर यही ये और ये है तो शायद ये और ये मिलकर भी यही है। अब आई होप अब समझ में आ गया होगा कि शायद चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही फोर्स है। तो कुछ यही इन्होंने यहाँ पे कहा है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकेंड लॉ है हमारे न्यूटन साहब ने दिया हुआ, वो ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम चेंज हुआ है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स लगाया गया हो, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब ज़्यादा फोर्स है या फिर कम फोर्स है, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन बॉडी नॉट, अरे हाँ एक मिनट शायद ये स्लाइड में हाँ, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन चेंज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक मिनट, तो शायद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो अगर आपने मास और वेलोसिटी चेंज कर दी तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, वही मतलब आपको फोर्स मिलेगा एक तरह से। तो अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझ लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। मतलब ये मैथमेटिकली कैसे हम डिराइव कर सकते हैं कि फोर्स ही अगर चेंज करोगे तो मोमेंटम चेंज होगा, या फिर मोमेंटम ही चेंज करोगे तो फोर्स चेंज होगा। अब ये आपको
न्यूमेरिकली कैसे पता चलता है जाता है, या फिर मैथमेटिकली इसका प्रूफ क्या है, तो यही जान लेंगे। सपोज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। तो कुछ ये मास है, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स टू वेलोसिटी v। तो कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v, ये मास सेम ही रहेगा। अब मास कैसे कम होगा इन टाइम, तो इसके और इसके बीच में जो है डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस 2 मिनट के लिए छोड़ लेते, लेकिन इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में टाइम लग जाता है, समझ लो t। बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f थ्रू आउट द टाइम t। अब देखो इस पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो हमने ये फोर्स मान ली f, ये भी फोर्स यहाँ पे मान ली f। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम क्या आएगा p इंटू सॉरी हाँ मोमेंटम मतलब क्या आएगा p इज इक्वल टू m इंटू v। अब v क्या है यहाँ पे u है, तो मोमेंटम आ जाता है v इंटू u। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा। तो फिर चेंज इन मोमेंटम ही है। अब देखो चलो एक आ गया वेलोसिटी और एक आ गया चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा v2 माइनस v1। तो कुछ इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, तो इस तरीके से आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो हमें जो है चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है p2 माइनस p1, जिस तरीके से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है v2 माइनस v1। तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। तो इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो हम उसी को समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, मतलब ये जो डेल्टा है ना, मतलब वो चेंज इन मोमेंटम होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या p2 माइनस p1। अब p2 क्या है mu, और ये p1 है, सॉरी mv है, बिकॉज ये फाइनल वेलोसिटी का आएगा, और ये है mu। तो इसका क्या आ जाता है, मास कॉमन निकाल लेंगे v माइनस u। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब किसी भी मोमेंटम के रेट, मतलब टाइम के रिस्पेक्टिव में। तो रेट इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन t इज इक्वल टू क्या m v2 माइनस v1 या फिर u। चलो ये हम इस तरीके से किसी भी चीज़ का रेट निकालना हो तो डिवाइड बाय टाइम करते हैं, ये आप ध्यान में रख लो। इसका मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, ये ध्यान में रखना होगा। जब भी आप किसी का रेट निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी का भी रेट, तो डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा m v2 माइनस v2 माइनस नहीं सॉरी u माइनस v सॉरी v माइनस u अपॉन टाइम। तो कुछ इस तरीके से अब यही ये आ जाता है रेट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स है। अब ये कहाँ पे हमने पढ़ा, अभी अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ करेक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब देखो फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या, डेल्टा p अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या, m v माइनस m u, करेक्ट। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूँ, अब t, अब देखो मास कॉमन है तो मास निकाल लेंगे, v माइनस u अपॉन टाइम। तो कुछ इस तरीके से, और ये फोर्स, मतलब फोर्स ही प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ मोमेंटम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स ही प्रोपोर्शनल है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि देखो, अब इसी का मतलब क्या हो जाता है कि जो किसी भी गिवन, मतलब एक मास जा रहा है इस वेलोसिटी से उस वेलोसिटी तक, तो वो जो सेकेंड वाली वेलोसिटी है, तो मतलब जो बीच वाली जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है ना, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की, उसका रेट जो है वो फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो अब आगे हम
चलो हमें यहाँ तक तो मुझे मतलब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आपने क्या पढ़ा है? मुझे जब हम एक्सेलरेशन जान रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन मतलब क्या है? डिफरेंस इन वेलोसिटीज v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो t2 माइनस t1 मतलब कुछ ना कुछ टाइम आएगा, तो ये टाइम आ गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये कुछ यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है या नहीं? तो इसका मतलब क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास और एक्सेलरेशन के साथ। तो आगे इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपने एक्सेलरेशन चेंज कर दी या फिर मास चेंज कर दिया तो आपको फोर्स भी चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो अब ये हो गई प्रोपोर्शनल की साइन। अब कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होगा ना, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। ये फिजिक्स के किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड में कॉमन है। अगर आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल का साइन लगाना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आगे जान लो। हियर a is equal to v2 upon t is the acceleration, which is the rate of change of velocity। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी के डिफरेंस का रेट मतलब डिवाइड बाय टी। देखो ये बन जाता है a। k is the constant of proportionality। the SI unit of mass and acceleration are kg and meters per second square respectively। अब देखो, अब यहाँ तक का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं ये वाला जो है ये वाला, तो ये मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए लेके आ जाता हूँ। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इक्वल कर दिया ना, इज इक्वल टू के एम ए। तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन का क्या आ जाता है? यूनिट। तो चलो ये हम खुद बना लेंगे यूनिट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या? डेल्टा वी अपॉन टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी। अब वेलोसिटी का क्या आता है? मीटर्स पर सेकेंड अपॉन सेकेंड्स, ये टाइम का। तो ये यहाँ पे जाएगा, तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ये ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास तो हमारा केजी में आ जाता है, तो केजी और ये मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स जो है ना, अब कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। अब टू की क्या यूनिट लगाओगे आप? टू की कौन सी यूनिट होती है? या फिर टू की कोई ऐसा है, क्या हम कहते हैं, ऐसा यूनिट तो कोई टू की होती नहीं है। या फिर थ्री की, तो के जो है उसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी उसके हिसाब से? केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके की फोर्स की ऐसा यूनिट आ जाती है। तो अब हमें पता चल गया कि फोर्स जो है ना, अब देखो हाँ, तो अब हमें पता चल जाता है कि फोर्स जो है वो उसका डेरिवेशन किस तरीके से हमने कर लिया। अगर आपने चेंज इन मोमेंटम कर दिया तो भी आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का जो रेट है उससे हमें मिल जाएगा फोर्स। अब यह पूरा का पूरा डेरिवेशन हम एक साथ फिर से समझ लेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। हाँ चलो, तो सपोज कर लेते हैं एक छोटी सी बॉडी है जो शुरुआत में तो u स्पीड से जा रही है, इसका मास भी m है। और जो एंडिंग में जो आपने मेजर किया ना बच्चों, तो आपको मिलेगा m इतना, और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ जाता है। और इसके बीच में जो टाइम गया है ना, टाइम, तो वो है t। अब वो टाइम आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप घड़ी से मेजर कर लोगे। तो इस टाइम पे इसका जो मोमेंटम है वो कितना आएगा? p इज इक्वल टू एम यू। और इस टाइम पे इसका मोमेंटम आ जाएगा p इज इक्वल टू एम वी। ये p1 लेते हैं, ये p2 ले लेते हैं। क्यों p2 और p1 ले लिया? बिकॉज ताकि हमें हमारे ध्यान में रहे कि कौन सा वाला मोमेंटम है। अब आपके सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है? चलो चेंज इन मोमेंटम तो आप अब इन इससे निकाल लोगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या है।
P2 माइनस P1। तो हमारे उस स्टेटमेंट के, सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम का रेट। अब चेंज इन मोमेंटम का रेट से आप क्या समझोगे? तो चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1 अपॉन T। अब इससे आप क्या समझोगे? mv माइनस mu अपॉन T। अब इससे अब सॉरी यहाँ पे v आ जाएगा, तो अब मास तो कॉमन निकाल लेंगे, m इंटू ब्रैकेट v माइनस u अपॉन T। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन वाला वो याद आना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम इसको चेंज करके लिख लेंगे, सॉरी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब यहाँ तक जब आप आ जाओगे तो उसके बाद आपको जो है वो प्रोपोर्शनल साइन हटानी है और आपको कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके इक्वल साइन लगानी है। तो वो कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन चलो F इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब मास और एक्सेलरेशन के साथ अब फोर्स का यूनिट क्या है वो भी मैं आपको एक सेकंड में बता दूंगा। चलो, फोर्स इज इक्वल टू के का कोई कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास जो है उसका यूनिट है के जी। एक्सेलरेशन मतलब क्या? वी अपॉन टी है ना, डेल्टा वी। तो मीटर्स पर, तो इसका बन जाता है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे के जी इंटू ब्रैकेट मीटर्स पर सेकेंड अपॉन सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स ऊपर जाएगा तो वो आ जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आपको फोर्स की यूनिट मिल जाएगी के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ तक था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको बाय हार्ट हो जाने वाला है, मतलब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 unit of force is defined as amount produces an acceleration of। अब 1 unit of force मतलब क्या कि एक kg का ऑब्जेक्ट को जो 1 मीटर्स पर सेकेंड से 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भगाए, तो वो जितना फोर्स लगेगा ना, दैट इज वन फोर्स। अब वो वन फोर्स मतलब क्या होता है ना, उस मतलब 1 kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कह देते हैं न्यूटन, बिकॉज ये न्यूटन साहब का ही रूल है। तो न्यूटन ये यूनिट ही लगा लेते हैं हम। तो 1 न्यूटन का फोर्स मतलब 1 यूनिट फोर्स मतलब 1 यूनिट ऑफ फोर्स मतलब 1 न्यूटन। तो ये बन जाता है हमारा 1 यूनिट फोर्स। तो सिंस आपका 1 यूनिट फोर्स के लिए चलो F इज इक्वल टू के एम ए। अब देखो 1 यूनिट फोर्स मतलब क्या, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये जो मास है वो 1 kg का एक्सेलरेशन 1 से मूव होगा। तो ये k की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। तो हम F इज इक्वल टू के एम ए को F इज इक्वल टू 1 इंटू एम ए कह सकते हैं। मतलब ही हम क्या कह सकते हैं? F इज इक्वल टू एम ए। कुछ इस तरीके से हमें फोर्स का एक अच्छा सा फॉर्मूला मिल गया है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए, ध्यान में रख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस मेथड टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है वो हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता चल जाता है। इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मतलब उस मास की कितनी एक्सेलरेशन हो रही है फोर्स लगाने से, उसी से हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसका यूनिट हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो बन जाता है 1 न्यूटन, मतलब न्यूटन इज द यूनिट जो आप यूज करोगे। अब कितना बचा है वो मैं देख रहा हूँ। हाँ चलो, अब ये क्रिकेटर वाला आपको जानना हो तो ये जो पैराग्राफ है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज सीन, तो ये मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा ताकि आपको इजी जाए। तो आपने कभी भी देखा होगा एक क्रिकेट मैच में, तो वो जो बॉलर है वो कैच कुछ इस तरीके से, फील्डर है वो कुछ कैच इस तरीके से पकड़ के पीछे ले जाता है ताकि फोर्स का इम्पैक्ट कम हो उसके हाथों पे। अगर आपने ऐसे हाथ रख दी
और यहाँ पे बॉल आ जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो ऐसे करोगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा उस फोर्स का वो कम कर रहे हो आप, पीछे ले जाकर धीरे 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 एक्सेलरेशन चेंज करके, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ना बॉल को। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो वो जो मोमेंटम जो है ना, तो वो मोमेंटम रिड्यूस करने के लिए धीरे 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 उसकी स्पीड कम की जाती है। तो ये बताया गया है। अब क्वेश्चंस जो है, अरे क्वेश्चंस तो यहाँ से शुरू होंगे ना। हाँ, तो विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, तो किसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। एक्सेलरेट करना है 2 kg का ऑब्जेक्ट विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा है बी है 4 kg का ऑब्जेक्ट जिसको एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें से किसको ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो बहुत इजी है, इसका हम कह लेते हैं F1, इसका कह लेते हैं F2। मास इंटू एक्सेलरेशन 1, इसका है मास 2 एक्सेलरेशन 2। तो इसका आ जाएगा आपको F1 इज इक्वल टू मास 1, चलो मास कितना है 2 kg, 2 इंटू एक्सेलरेशन है 5, तो F1 आ जाएगा 10। देखो यहाँ पे इन्होंने F1 निकाला है 10 न्यूटन्स, और F2 जो है वो है मास 2। अब 2 का मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन है 2, तो F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि F1 बड़ा हो जाता है F2 से, तो ऑब्वियसली किसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जो पाँच पाँच वाला एक्सेलरेशन है ना उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। आगे आ जाते हैं हम। तो द मोटर कार इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। चलो एक गाड़ी है जो मूव हो रही है 108 किलोमीटर पर आवर से। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर अ ब्रेक आर अप्लाइड। तो इसको जब रोकना है ना आपको, मतलब ये यू हो गया, तो जब वी हो जाएगा ना, वी इज इक्वल टू 0, तो उसके फ़ोन आ गया है, तो उसके बीच में जो आपको टाइम लगेगा वो है 4 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑफ द मोटर कार अलोंग द पैसेंजर ऑफ 1000 kg। तो ये 1000 kg की कार है जिसको आपको रुकाना है, तो कैलकुलेट करने को बोला है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का हमने क्या फॉर्मूला जाना है, उसके सारे वैल्यूज दिए गए हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है मास है 108 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो अपॉन टाइम। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो ये जो स्पीड है ना, इसको अब सिंस टाइम की वैल्यू किस में है, टाइम की वैल्यू सेकेंड्स में है, तो इसको 108 को किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 5/18। तो ये 18 6 105 108 आता है, तो 5 इंटू 6, तो यह आ जाता है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो 108 इंटू, तो आप यहाँ पे देख सकोगे, एक मिनट। तो इन्होंने इस यहाँ पे क्या कर रखा है, तो हम वो 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, तो हमें मिल जाता है कि यू तो हमें पता चल गया, यू तो ऐसे, यू तो हमें पता चल गया है वो है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब उसके आगे हम जान लेंगे कि F इज इक्वल टू यम इंटू ए। तो F इज इक्वल टू मास है 1000 kg, 1000 है ना, 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन है v2 माइनस v1 अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन 4 सेकेंड के लिए 4 सेकेंड के लिए वैल्यू है 1000 इंटू 30 अपॉन वो कितना है 4।
बिकॉज ये तो V2 मतलब वो तो 0 ही आया है। तो देखो V2 जो है वो 0 है, माइनस इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 30। तो इसमें आप कहोगे सर फोर्स कैसे निगेटिव में आ सकता है। देखो फोर्स निगेटिव में नहीं आया, फोर्स निगेटिव में मतलब क्या, अपोजिट हो गया है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव हो गई। एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब क्या, ऑब्जेक्ट पीछे नहीं जा रहा। एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब स्लो डाउन हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। तो देखो तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैलकुलेशन करके आपको आंसर आ जाएगा kg. The negative signs tells us that the force exerted by the brake is opposite to the direction of the car. तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा फोर्स जो गाड़ी के ब्रेक्स ने लगाया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज ये सिर्फ 10 मिनट का है शायद। आई होप आपको दोनों फार्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए। यू वर वॉचिंग विन साइंस एंड यू आर वॉचिंग विन साइंस। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब हम एक झटके में सारे के सारे जो आपने फार्मूलाज पढ़ रखे हैं उनकी छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। F इज इक्वल टू MA, ये राजा फार्मूला है। F इज इक्वल टू M V2 माइनस V1 अपॉन T, ये बाजा फार्मूला है। और एक फार्मूला जो हमने पढ़ रखा था वो है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू V माइनस M इंटू U, ये और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और F इज इक्वल टू KMA, ये आपको ध्यान में रखने के लिए फार्मूला है। यू आर वॉचिंग एंड यू आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको सच में वैल्यू मिली है इस वीडियो से, अगर आपको मज़ा आया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हुए, तो हिट दैट सब्सक्राइब